नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश लीगल वोकेबुलरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है एड हॉक, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए या तत्काल। यानी जैसे एग्जाम्पल है एड हॉक कमेटी। तो एडहॉक का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य के लिए या तत्काल या अनौपचारिक रूप से। जैसे एडहॉक कमेटी है ये, कि एडहॉक कमेटी यानी कि कोई तदर्थ समिति बनी है या तत्काल किसी ऐसी समिति का गठन हुआ है जो किसी मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई हो। तत्काल रूप से किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई व्यवस्था करना, तो उसे कहेंगे एडहॉक, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। दूसरा है बिगामे। बिगामे का मतलब होता है हैविंग टू मैरिजेस एट द सेम टाइम। हैविंग टू मैरिजेस एट द सेम टाइम यानी कि पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, इसे कहेंगे बिगामे। यदि कोई पत्नी है और उसका पति जिंदा है और उसके होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली, तो इसे कहेंगे बिगामे। और वैसे ही पति के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। यदि कोई पति है, उसकी पत्नी जिंदा है और अपनी पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी कर लेता है, तो इसे कहेंगे बिगामे, यानी द्विविवाह। तो पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, यह कहलाएगा बिगामे। नेक्स्ट है बोनाफाइड। दोस्तों, ये बोनाफाइड जो ये वर्ड है, ये कानूनी भाषा में बहुत बार यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। तो बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, यानी कि ईमानदारी के उसमें वास्तविक रूप से या निष्कपट रूप से। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे बोनाफाइड क्लेम, यानी वास्तविक क्लेम किसी प्रकार का, या बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि निष्कपट रूप से उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, तो ये होगा बोनाफाइड, होगा इन गुड फेथ। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान रखना। आगे देखते हैं साइटेशन। साइटेशन का मतलब होता है कोई कोटेशन, अ कोटेशन या रेफरेंस, यानी कि किसी प्रकार का कोई उद्धरण या हवाला देना। यानी यदि दोस्तों कोई न्यायालय में कोई वाद चल रहा है या केस चल रहा है, तो उस केस के संबंध में जब हम किसी पुराने केस लॉ को या किसी धारा को उद्धरण के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, तो उसे कहा जाता है साइटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं डिजूर। डिजूर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। दोस्तों, एक लैटिन वर्ड है, इसे ध्यान रखना है। डिजूर, डिजूर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कानून के अनुसार। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब है इन फैक्ट और इन रियलिटी, यानी कि तथ्य रूप से और वास्तविक रूप से। तो डिफैक्टो का मतलब हो गया इन फैक्ट और इन रियलिटी, तो तथ्यता और वास्तविक रूप से। दोस्तों, इन दोनों के बीच अंतर समझ लेते हैं उदाहरण से। देखिए, डी जूर और डी फैक्टो में क्या अंतर है। जैसे ए मकान का डी जूर मालिक है, यानी कि कानूनी रूप से। जैसे ऊपर मैंने बताया, डी जूर का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि कानून के अनुसार। तो उसी संबंध में देखेंगे, ए मकान का डी जूर मालिक है, यानी कि ए जो है किसी मकान का कानूनी रूप से मालिक है, कागजों में नाम है ए का। ठीक है, बी मकान में रह रहा है, मकान में रह रहा है बी, यानी डी फैक्टो मालिक हो गया बी, यानी वास्तविक रूप से जो रह रहा है, तथ्य रूप से जो रह रहा है, वो बी रह रहा है। अब कानूनी रूप से तो मालिक हो गया ए, यानी कि डी जूर, डी जूर यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ जिसका कागजों में नाम है, वो तो है ए। और जो व्यवहार में है, जो रियलिटी में है, जो तथ्यत्व में है, तो वो है बी के कब्जे में, यानी बी उस घर में रह रहा है। तो ये हो गया दोस्तों डी जूर और डी फैक्टो में आपको अंतर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो ए कोई मकान है, नाम वो मकान ए के नाम पे है कागजों में भी, और डी जूर यानी कि कानून के अनुसार, विधि के अनुसार, कानूनन मालिक घर का ए ही है उसका, परंतु उस मकान में बी रह रहा है, तो ये बी के लिए कहेंगे वहां पे डिफैक्टो, यानी कि तथ्यत रूप से और वास्तविक रूप से, क्योंकि उस पर बी का कब्जा है, वहां पे रह रहा है बी। तो दोस्तों, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। डी जूर
और डी फैक्टो। आगे देखते हैं एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट का मतलब होता है दोस्तों सुटेबल एज पर सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थितियों को देखते हुए सही या आवश्यक, जो परिस्थितियों को देखते हुए सही लगा या आवश्यक लगा। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दोस्तों सरकार ने कोई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाने को एक्सपीडिएंट समझा, यानी कि उचित समझा। परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने वहाँ पे कर्फ्यू लगाना, किसी जगह पे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित समझा, तो इसे कहेंगे एक्सपीडिएंट, यानी सुटेबल एज पर सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना या व्यवस्था करना। ठीक है, आगे देखते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। ये वर्ड भी दोस्तों बहुत बार कानूनी भाषा में यूज होता है। फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिट, जो निषिद्ध है, जो प्रतिबंधित है, जो कानून द्वारा, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है या कानूनी रूप से जिसका निषेध किया गया है, उसे कहेंगे फॉरबिडन, टू प्रोहिबिट, निषिद्ध या प्रतिबंधित। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट इन लॉ, यानी कि लीगली इनवैलिड, यानी कानूनी रूप से अमान्य या शून्य प्रभाव वाला, तो उसे कहेंगे नल एंड वॉइड। दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी एग्रीमेंट, यदि कोई एग्रीमेंट किसी माइनर के साथ या किसी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ, यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसके साथ यदि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसे कानून कहेगा दिस इज क्लियरली नल एंड वॉइड, यानी कि यह कानूनी रूप से अमान्य है, यह शून्य प्रभाव वाला है, ये कानूनी रूप से अमान्य है, तो उसे कहेंगे नल एंड वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब है दोस्तों लास्टिंग फॉर एवर या एवर लास्टिंग, यानी निरंतर, जो निरंतर हो, जो लगातार हो, या जो हमेशा के लिए हो, एवर लास्टिंग, लास्टिंग फॉर एवर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे परपीचुअल इंजंक्शन। जैसे परपीचुअल इंजंक्शन का मतलब है हमेशा के लिए या स्थायी रूप से व्यादेश दे देना। ठीक है, तो स्थायी रूप से व्यादेश दे देना यानी हमेशा के लिए स्थायी रूप से उस पर इंजंक्शन लग गया है, तो परपीचुअल का मतलब होता है निरंतर, लगातार, हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है दोस्तों इनडेफिनेटली, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। तो साइन डाई का मतलब है इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। तो अनिश्चित काल के लिए या बिना किसी दिन को निर्धारित किए। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पार्लियामेंट एडजर्न साइन डाई, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो एडजर्न हो गया है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए एडजर्न हो गया है पार्लियामेंट। दूसरा है कोर्ट एडजर्न साइन डाई, यानी कि कोर्ट स्थगित हो गया है अनिश्चित काल के लिए। साइन डाई का मतलब है अनिश्चित काल के लिए, किसी दिन को निर्धारित नहीं किया गया कि अब तक के लिए, या किसी डेट को निर्धारित नहीं किया कि अब तक के लिए यह स्थगित हो गया है, मतलब अनिश्चित काल के लिए कुछ नहीं बताया गया है, तो इसे कहेंगे साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है इनडेफिनेटली, यानी अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ये अक्सर कानूनी भाषा में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई करना या परीक्षण करना। सो अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, किसी मामले में, कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई करना या परीक्षण करना। जैसे दोस्तों अदालत में किसी मामले की सुनवाई है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला है, तो उसमें सबूत क्या है, गवाह है, और जो पार्टी है उनकी दलीलें जो सुनी जाती हैं, तो उसे कहते हैं ट्रायल। ट्रायल कोर्ट, यानी कि अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ अ केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई या परीक्षण होना। ठीक है, आगे देखते हैं
वेव, वेव का मतलब होता है टू रिलैंक्विश और टू वॉलंटरली गिव अप, यानी कि त्याग देना या छोड़ देना। यानी कि दोस्तों इसको उदाहरण से समझते हैं। मानो कि जैसे कोर्ट ने किसी गरीब व्यक्ति की या किसी गरीब पार्टी पक्ष का जो था उसकी फीस को वेव कर दिया, यानी कि त्याग दिया, छोड़ दिया, उसे माफ कर दिया, है ना। तो ये हो गया। जैसे बैंक वालों ने कोई पेनल्टी लगाई है लेट किसी किस्त को जमा करने पर, परंतु बैंक उस चीज को वेव कर रहा है, यानी त्याग रहा है, छोड़ रहा है। अपना अधिकार जो बैंक का है कि वो पेनल्टी ले सकता है, परंतु वो नहीं ले रहा है, वो उस चीज को छोड़ रहा है, त्याग रहा है, जाने दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से वेव को समझे, ठीक है। तो वेव का मतलब है टू रिलैंक्विश और टू वॉलंटरली गिव अप, त्याग देना या छोड़ देना। आगे देखते हैं वर्डिक्ट। दोस्तों ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन ऑफ अ कोर्ट और जजमेंट। कोर्ट या जूरी द्वारा किसी मामले में दिया गया कोई निर्णय या फैसले को बोलते हैं वर्डिक्ट। डिसीजन ऑफ अ कोर्ट या जजमेंट, कोर्ट या जूरी द्वारा किसी मामले में दिए गए निर्णय को या फैसले को वर्डिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस दोस्तों आपने वर्ड सुना होगा या पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसके बारे में बताया गया है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू शैल हैव द बॉडी और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन के लिए। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब वैसे होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। यानी कि जिसे बंदी बनाया गया है या जिसे डिटेन किया गया है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, शारीरिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। तो आपके पास शरीर हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यू शैल हैव द बॉडी और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन, हैबियस कॉर्पस, यानी किसी भी व्यक्ति को जो अवैध रूप से जिसे हिरासत में ले लिया गया है, अदालत के सामने उसे पेश करना। ये एक प्रकार का रिट है दोस्तों, एक प्रकार की रिट है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस यानी यू शैल हैव द बॉडी और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन, यानी आपके पास शरीर हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह इसके संबंध में बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया या जेल में बंद कर दिया गया है, तो अदालत हैबियस कॉर्पस के आधार पे उसे अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह है हैबियस कॉर्पस का मतलब। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो कानूनी भाषा में अक्सर यूज होते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।